हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। माई सेल्फ संजय राय। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 11th के प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? टुडे वी डिस्कस अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? आप लोगों को ये तो पता होगा कि एनर्जी हम लोगों को किससे मिलती है, कैसे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। हमको एनर्जी किससे मिलती है? वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड। लेकिन ये फूड हमें एनर्जी कब प्रोवाइड करेगा? व्हेन द फूड इज ऑक्सीडाइज। ये फूड हमें एनर्जी कब प्रोवाइड करेगा? जब ये फूड ऑक्सीडाइज होगा। और ये किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा? वो ये ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये फूड ऑक्सीडाइज होगा तब ये हमें एनर्जी रिलीज करेगा। और ये रिएक्शन कहाँ होगा? ये रिएक्शन सेल में होगा। और सेल में कहाँ होगा? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऑक्सीजन जब तक, अगर मान लीजिए आपने सेल को फूड प्रोवाइड भी कर दिया और उस सेल को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो क्या होगा? वो फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और जब वो फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो क्या होगा? उससे एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलरिटी दो तरह के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और कुछ कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर। तो जो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल सेल के बने होते हैं। और जब वो सिंगल सेल के होंगे तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से क्या करेंगे? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनटेक और आउटटेक होगा वो डायरेक्ट होगा। लेकिन ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगा, इनमें इसकी जो बॉडी होगी, बॉडी के बाहर जो स्किन का कवर होगा, ये उसे डायरेक्ट रेस्पिरेशन करने से रोकेगा। तो यहाँ तो रेस्पिरेशन कैसा हो जाएगा? डायरेक्ट रेस्पिरेशन हो जाएगा। सीधे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेगा और उसके बाद उसका जो वेस्ट होगा सीधे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। लेकिन ये फिनोमेना इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल नहीं है। तो जब ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फिनोमेना पॉसिबल नहीं है तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होगा? क्या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये रेस्पिरेशन दो स्टेप में होगा। बच्चों, सबसे पहले काम क्या करना होगा कि ऑक्सीजन को सबसे पहले बॉडी में लाना होगा। और कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे ऑक्सीजन केवल बॉडी में आएगा। तो हम क्या करेंगे? वी इनहेल द एयर। एयर को हम क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। और उस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, फिर वो ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे? थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम उस ऑक्सीजन को हम कहाँ पहुंचाएंगे? सेल में पहुंचाएंगे। तो इस रेस्पिरेशन के दो पार्ट हो जाते हैं। इस रेस्पिरेशन के दो पार्ट हो जाते हैं। जो इस रेस्पिरेशन का जो पहला पार्ट होता है वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा, इसको हम कह सकते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इसके दो पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा? इसमें हमको क्या करना होगा कि ये एक फिजिकल फिनोमेना होगा। ये क्या होगा? कंप्लीटली
एक फिजिकल फिनोमेना होगा जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी में लाते हैं। और इसके 3 स्टेप होंगे, इसके 3 स्टेप होंगे। जो पहला स्टेप होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एयर को इनहेल करेंगे और एयर को एक्सहेल करेंगे। ऑक्सीजनेटेड एयर को हम इनहेल करेंगे एंड डीऑक्सीजनेटेड एयर को हम एक्सहेल करेंगे। और जब एयर इनहेल कर लेंगे तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो होगा गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा गैसियस ट्रांसपोर्ट होगा। तो कितने स्टेप हो गए, स्टेप हो गए इसके 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या होगा, ब्रीदिंग, दूसरा गैसियस एक्सचेंज और तीसरा होगा गैसियस ट्रांसपोर्ट। इसमें कोई एंजाइम जनरली इन्वॉल्व नहीं होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स को छोड़कर, यहाँ कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है और इसमें कोई प्रोडक्ट भी नहीं बनता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फिनोमेना कहते हैं। और इस ब्रीदिंग के लिए, इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए, स्पेशली फॉर द ब्रीदिंग के लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। फॉर ह्यूमन बीइंग लंग्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद जब ये ऑक्सीजन सेल तक पहुंच जाता है, इसके बाद जब ये ऑक्सीजन सेल तक पहुंच जाता है तब स्टार्ट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसकी साइट क्या है, इसकी जो साइट है वो है सेल। इसकी साइट क्या है, सेल है। और सेल में कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ये वाला जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है सेल में होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन कहां हो रहा है, इनसाइड द सेल हो रहा है, इसलिए इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, या इसे हम टिश्यू रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। और ये जो रेस्पिरेशन होगा ये क्या होगा, एक केमिकल फिनोमेना होगा, केमिकल फिनोमेना होगा। तो ये कैसा होता है, फिजिकल, और ये कैसा होता है, केमिकल होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, और उस ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो उस जगह हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम एयर को इनहेल करते हैं, कैसे एक्सहेल करते हैं, मतलब हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं, हम गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं और गैसियस ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक, ये हम लोग प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है प्लांट और एनिमल्स में, उसमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, याद रखिएगा सेलुलर रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी फ्यूल होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन का जो रेस्पिरेटरी फ्यूल होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन का जो रेस्पिरेटरी फ्यूल होगा वो ऑलवेज ग्लूकोज होगा। क्या होगा, ग्लूकोज होगा। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। सेलुलर रेस्पिरेशन का जो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी फ्यूल होगा ऑलवेज ग्लूकोज होगा सारे ऑर्गेनिजम्स में। सो ग्लूकोज इज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। एंड ये जो ग्लूकोज होगा ये जब ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इट रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तो किस में ऑक्सीडाइज होगा, इट ऑक्सीडाइज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी 686 किलो कैलोरी एनर्जी, किलो कैलोरी एनर्जी। इसको आप किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक कैलोरी इस फॉर्मूले से 1 कैलोरी जब में कितना जूल होता है, लगभग 4.2 जूल होता है। तो आप इसके अंदर 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना किलो जूल बनेगा वो आपको पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये इक्वेशन है, दिस इज द दिस इज द फाइनल
इक्वेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, जबकि रेस्पिरेशन कोई एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन ये एक इस इक्वेशन से हम रेस्पिरेशन को समझाते हैं। क्या डिफिनेशन होगा इसका? रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या होगा? रेस्पिरेशन इज अ catabolic reaction in which the respiratory fuel glucose completely oxidized into carbon dioxide and water. During this process, a large amount of energy released, in which some energy stored in the form of ATP. तो respiration is a catabolic reaction in which the respiratory fuel completely oxidized into carbon dioxide and water. During this process, a large amount of energy released, in which some energy is stored in the form of ATP. So what is respiration? Respiration is a catabolic reaction in which the respiratory fuel glucose completely oxidized into the carbon dioxide and water. And when the glucose is oxidized, it releases a huge amount of energy, in which some energy is stored in the form of ATP. ये एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी। किसमें स्टोर होगी? ATP के फॉर्म में स्टोर होगी। कितना स्टोर होगी? 38 ATP में स्टोर होगी। और कितनी स्टोर होगी? तो इसको समझिए कि when one ATP is hydrolyzed, it gives 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। इस हिसाब से अगर हम एक ATP से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी अगर हमको मिलता है, तो अगर हम इसको 38 इंटू 7.3 से मल्टीप्लाई कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली 277 पॉइंट समथिंग किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलेगा। तो टोटल एनर्जी कितना? हाउ मच एनर्जी वी गेट फ्रॉम द 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? 1 मालिक्यूल ग्लूकोज से हमको इतनी एनर्जी मिल रही है। बट दिस इज नॉट, ये सारी एनर्जी हम यूज नहीं कर सकते। इसमें से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होगी। इसमें से बहुत सी एनर्जी क्या हो जाएगी? वेस्ट होगी। किस फॉर्म में वेस्ट होगी? वेस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट एनर्जी। क्या होगी? हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। तो केवल इतनी ही एनर्जी यूज होगी। तो दिस इज अ यूजेबल एनर्जी एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इनटू दिस अमाउंट ऑफ ATP। इतनी एनर्जी इतने ATP में क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। और ये एनर्जी हम यूज करेंगे अपने डिफरेंट पर्पज में, इसलिए इसे हम यूजेबल एनर्जी कहेंगे। और ये टोटल एनर्जी है, ये क्या है? टोटल एनर्जी है। इसमें से बहुत सी एनर्जी वेस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो कितनी होगी? लगभग कितनी होगी? मोर देन 400 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होगी? वेस्ट होगी। तो ये जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो किस फॉर्म में वेस्ट हो रही है? हीट के फॉर्म में होगी। एंड दिस हीट एनर्जी कीप द बॉडी वार्म। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे रेगुलर मेंटेन रहता है, वो इसीलिए रहता है क्योंकि हमारी बॉडी में लगातार कॉन्टिन्यूअस सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिससे लगातार एनर्जी
प्रोड्यूस होती है एंड दैट एनर्जी मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एट द 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम इसे क्या बोल सकते हैं? एनर्जी के रिस्पेक्ट में बेटा इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। केमिस्ट्री में इसको यही बोलते हैं ना, एक्सोथर्मिक। लेकिन बायो में इसी को क्या बोलेंगे? एक्सरगोनिक। इसका मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेशन इज अ एक्सरगोनिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां एनर्जी रिलीज हो रही है। वो एनर्जी किससे रिलीज हो रही है? ग्लूकोज से रिलीज हो रही है। तो रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है ये आप समझ गए। अब हम लोग रेस्पिरेशन में एक चीज याद रखिएगा, रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी फ्यूल होता है वो ऑलवेज क्या होता है? रेस्पिरेटरी फ्यूल इज ऑलवेज ग्लूकोज। लेकिन उसमें जो एनर्जी बनती है वो स्टोर किस में होती है? एटीपी में। सो एटीपी को क्या कहते हैं? एटीपी में वो एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, वो कहां स्टोर होती है? वो एटीपी में स्टोर होती है। सो एटीपी क्या है? एटीपी इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी का मतलब होता है जिसके अंदर लिक्विडिटी 100% हो, 100% हो, उसको हम क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाए। तो ये एटीपी जो होती है एनर्जी का वो फॉर्म है जो इंस्टेंट किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एनर्जी हमको किससे मिल रहा है? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे? फ्यूल ऑफ द सेल बोलेंगे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सेल को जो जिससे एनर्जी मिलती है, सेल जिसको एज अ फ्यूल यूज करता है, वो हमेशा ग्लूकोज होता है। इसलिए ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? फ्यूल ऑफ द सेल बोलते हैं। और एटीपी को क्या बोलते हैं? एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात याद रखिएगा, एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, और ग्लूकोज को हम फ्यूल ऑफ द सेल कहते हैं। अब on the basis of substrate, type of respiration on the basis of substrate के बेसिस पे रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है? तो ये रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। किसके बेसिस पे है? सबस्ट्रेट के बेसिस पे है। तो रेस्पिरेशन दो तरह का होगा। कौन सा वो दो टाइप होगा? एक रेस्पिरेशन होगा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्या होगा? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होगा। और दूसरा जो होगा उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आप पूछोगे ये दो तरह का रेस्पिरेशन किस बेसिस पे किया आपने? तो ऊपर लिखा है ये दो जो टाइप का जो रेस्पिरेशन है, ये जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, ये किसके बेसिस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट किया गया है। अब अगर रेस्पिरेशन में हम क्या यूज करते हैं? अगर रेस्पिरेशन में हम कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहेंगे। या अगर हम फैट यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल में कि एनर्जी प्रोवाइडिंग बायोमॉलिक्यूल्स यही दो होते हैं। दीज टू बायोमॉलिक्यूल्स गिव अस एनर्जी। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों में प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट को दिया जाता है। सो इफ दीज टू सबस्ट्रेट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, दैट रेस्पिरेशन इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। बट इफ रेस्पिरेशन में, लेकिन अगर रेस्पिरेशन में प्रोटीन इन्वॉल्व हो गया है, अगर रेस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्व हो गया है? प्रोटीन इन्वॉल्व हो गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। प्रोटीन इज अ चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर सेल।
इट इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ये बॉडी के सेल के अलग अलग कंपोनेंट को बनाने में इन्वॉल्व होता है। सो अगर ये इन्वॉल्व हो गया रेस्पिरेशन में, इसको रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बट अगर ये इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में तो उस रेस्पिरेशन को हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एंड दिस इज नॉट अ गुड रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन गुड नहीं होगा। वंस दिस रेस्पिरेशन स्टार्ट इन आवर बॉडी, अगर ये रेस्पिरेशन आपकी बॉडी में स्टार्ट हो गया है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपके जो सेल होंगे, इससे जो आपके सेल होंगे वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, और अगर कंटिन्यूअस इस तरह के रेस्पिरेशन होंगे तो उससे क्या हो जाएगी, उस ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी। सो दिस इज नॉट अ गुड रेस्पिरेशन। कैसे पता चलेगा कि प्रोटीन इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में? तो अगर हम अपने यूरिन का सैंपल करें और उसमें कीटोन्स मिलना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है ये कि हमारी जो बॉडी है उसको रेस्पिरेशन में ये सब नहीं मिल पा रहे हैं, और ये ना मिलने की वजह से इसको एज अ फ्यूल यूज कर रही है, और इसको जब ये फ्यूल यूज करेगी बॉडी तो कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा जो कि यूरिन में प्रेजेंट होंगे, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया है। सो इन दोनों में किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? इन दोनों में फ्लोटिंग रेस्पिरेशन को प्रेफरेंस दिया जाता है। दिस इज नॉट अ गुड रेस्पिरेशन। क्लियर? तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये तो हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट जो होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट अगर हमको रेस्पिरेशन को देखना है कि कितने टाइप का होता है, तो होता है रेस्पिरेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप। किसके बेसिस पे है? ऑक्सीजन के बेसिस पे है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे है। तो रेस्पिरेशन दो तरह का होगा। कब? वो कौन सा दो तरीका है? एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। यहां क्या होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और इसमें क्या होगा? जो रेस्पिरेटरी फ्यूल है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, एंड रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर रेस्पिरेशन क्या है, एक दूसरा भी रेस्पिरेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? एनएरोबिक कहते हैं। एनएरोबिक कब होगा? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो जो फूड होगा, जो फ्यूल होगा, ग्लूकोज, वो पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होगा, कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, उसका केवल पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। तो रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है? रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक, जो किसके प्रेजेंस में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा क्या होगा? एनएरोबिक, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन कितने तरह का होगा? रेस्पिरेशन बेटा दो तरह का होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। इज दैट क्लियर? अगर रेस्पिरेशन एरोबिक होगा तो ये ग्लूकोज जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अगर वो एनएरोबिक होगा तो ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड
नहीं हो। सो हियर अब तो हम देखेंगे कि कब एरोबिक होता है और कहां तक एरोबिक और एनएरोबिक में सिमिलरिटी है, कहां तक ये दोनों स्टेप कॉमन है और कब इन दोनों स्टेप में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो अगला स्टेप हम लोग पढ़ेंगे कि कब इन दोनों में कहां तक सिमिलरिटी है। तो देखिए, आपने देखा कि दोनों जगह फ्यूल क्या है, ग्लूकोज ही है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, कोई भी रेस्पिरेशन होगा, तो उसमें क्या होगा, जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो रेस्पिरेटरी फ्यूल तो दोनों जगह सेम होगा, ग्लूकोज ही होगा। और जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो ये जो ग्लूकोज होगा ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। अब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, और पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन है बेटा, इसके अंदर केवल 3 कार्बन होते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज का जो 1 मॉलिक्यूल होता है वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। कितने मॉलिक्यूल में, 2 मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट होगा। और ये जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होगा। आप पूछोगे साइटोप्लाज्म में ही क्यों होगा, तो इसका कारण यह है कि साइटोप्लाज्म में इसलिए होता है क्योंकि इसके लिए जितने भी एंजाइम्स चाहिए वो सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में होते हैं। रेस्पिरेशन एक एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के लिए जितने भी एंजाइम्स चाहिए वो सारे के सारे एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सबसे पहले ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल इट कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और यह रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है। और इस रिएक्शन को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। मैंने फिर एक पहले बताया था, फिर बता देता हूं कि रेस्पिरेटरी फ्यूल चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, किसी भी तरह के रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी फ्यूल ऑलवेज ग्लूकोज होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब क्या होगा, पहला स्टेप जो होता है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरुविक एसिड। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा और इस प्रोसेस में क्या होगा, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा और इस प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड। इसका मतलब इस प्रोसेस में एक भी कहीं भी ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है और इस प्रोसेस में कहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। इसीलिए ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन है, वो 6 कार्बन कंपाउंड है और 3 कार्बन कंपाउंड है। ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में ही क्यों होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने एंजाइम्स चाहिए वो सब साइटोप्लाज्म में होते हैं और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। सो व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? द ग्लाइकोलिसिस इज अ anaerobic breakdown of glucose into the pyruvic acid. This reaction is a common reaction. This reaction is a common step occurring in both aerobic as well as anaerobic respiration. ये जो रिएक्शन है, ये जो स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये स्टेप एरोबिक में भी होगा और एनएरोबिक में होगा। इसके बाद when the glucose convert into the pyruvic acid,
जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आफ्टर ग्लाइकोलिसिस इट विल डिटरमाइन द रेस्पिरेशन इज एरोबिक आर और एनएरोबिक। इसके बाद डिसाइड होता है बेटा कि ये रेस्पिरेशन एरोबिक होगा कि एनएरोबिक होगा। मतलब यहां ये जो स्टेप जो है, ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ये एरोबिक में भी होगा और एनएरोबिक में भी होगा। इसकी खोज 3 लोगों ने किया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, EMP, इम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पारनास ने किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, EMP पाथवे कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस, अनदर नेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज इम्बडेन मेयरहॉफ पारनास पाथवे। तो ये अनदर नेम है इसका। तो अगर आपसे कोई पूछा है व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, अगला स्टेप हम ग्लाइकोलिसिस बहुत ही डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी अगर आपसे देखें ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो आप देख रहे हो ग्लाइकोलिसिस में बिना ऑक्सीजन का यूज किए ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया है। क्लियर? अब इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो रेस्पिरेशन कैसा हो जाएगा, एनएरोबिक हो जाएगा। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो अब रेस्पिरेशन कैसा हो जाएगा, एनएरोबिक हो जाएगा। और अगर वो ऑर्गेनिजम्स प्लांट है, क्या है, प्लांट है, तो उस केस में ये जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और प्लस 59 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। फिर एटीपी के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो 2 ATP। और अगर वो एनिमल्स है, इन एनिमल्स, तो यहां देखिए वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी लगभग उतने ही निकलेगी किलो कैलोरी, लेकिन सारी एनर्जी यूज नहीं होगी, तो एटीपी के रिस्पेक्ट में भी उतनी ही एटीपी होगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये प्लांट में ये पायरुविक एसिड इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, एनिमल में वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसीलिए जब हम कभी एक्सरसाइज करते हैं, देर तक एक्सरसाइज करते हैं, तो जितनी एनर्जी उस वक्त हमें चाहिए उतनी एनर्जी एरोबिक से पूरा नहीं हो पाता है, तो उस समय हमारे सेल्स में एरोबिक के साथ साथ एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है और उस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है और लैक्टिक एसिड की वजह से हमको फैटिग हो जाता है, थकान आती है और हम काम करना बंद कर देते हैं। तो जो फैटिग होता है वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। और इसी वजह से अगर हमारा अभ्यास नहीं है, हम रेगुलर नहीं करते हैं और कभी कभार करेंगे, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर हाथ में या पैर में दर्द होने लगेगा और वो दर्द तब तक रहेगा जब तक उस मसल्स में लैक्टिक एसिड होगा। बाद में क्या होता है, इस लैक्टिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करके लीवर में लाया जाता है, जहाँ ये ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और हमारा पेन भी खत्म हो जाता है। तो ये आपने समझा। अब दूसरा पार्ट है, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, तब एरोबिक होगा। क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और उस केस में ये पायरुविक एसिड क्या होगा, उस केस में ये पायरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उस केस में ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड तब जो एनर्जी निकलेगी वो ज़्यादा निकलेगी, 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी और जो लगभग कितने 38 ATP में स्टोर होगी। लेकिन ये स्टेप कब होगा, जब ऑक्सीजन होगा तो ये पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाएगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, जहां इस माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया
2 लेयर स्ट्रक्चर होगा, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली होता है। आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे आपको इनफोल्डिंग दिखाई देगा, आपको ऐसे इसमें इनफोल्डिंग दिखाई देगा। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, अंदर को पार्ट को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। और इसके सरफेस पे हमको इससे छोटे छोटे टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स पा जाते हैं, जिसको अभी आगे हम डिटेल में बताएंगे। उसको F1 और F0 पार्टिकल्स कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टी कहते हैं। तो जब ये पायरुविक एसिड बन जाएगा और ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, तो ये पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, जहां ये क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। ये जो क्रेब्स साइकिल होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है, मतलब यहाँ चलेगा। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो उसके इनर मेम्ब्रेन में चलेगा, इनर मेम्ब्रेन में चलेगा, मतलब उसके इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। क्या समझे आप लोग कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हुआ तो ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, एंड थ्रू द क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये पायरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन का जो साइट है वो 2 है। इसका कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में होगा, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे, और इसके बाकी जो पार्ट होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पार्ट होता है उसको हम क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, और साइटोप्लाज्म में जो चलता है उसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि रेस्पिरेशन सेलुलर, व्हाट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, तो आप कहेंगे साइटोप्लाज्म एज वेल एज द माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, सबस्ट्रेट के बेसिस पे रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, और ऑक्सीजन के बेसिस पे रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी के बेसिस पे कितने टाइप का होता है, सबस्ट्रेट के बेसिस पे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, एंड ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इसके बाद, इसके पहले मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। इंटरनल रेस्पिरेशन को ही हम सेलुलर रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन कहते हैं, यही केमिकल पार्ट है। अब अगर आप रेस्पिरेशन को कंपेयर करिए कंबसन से, तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जो रेस्पिरेटरी फ्यूल है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। रेस्पिरेशन में ये हो रहा है ना, ये जो रेस्पिरेटरी फ्यूल ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक हो रहा है तो उससे क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। तो सेम यही फिनोमेना तो कंबसन में भी होता है। कंबसन में भी क्या होता है, किसी भी फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, उससे भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंबसन एंड रेस्पिरेशन। तो कंबसन और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस है, पहले डिफरेंस की जगह हम सिमिलरिटी यूज करें कि दोनों जगह ऑक्सीजन यूज होगा, दोनों जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, दोनों जगह वाटर रिलीज होगा, और दोनों जगह एनर्जी रिलीज होगी। मतलब कंबसन में भी ऑक्सीजन यूज होगा, रेस्पिरेशन में भी यूज होगा। कंबसन में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, रेस्पिरेशन में भी होगा। कंबसन में भी वाटर रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, रेस्पिरेशन में भी हो रहा है। कंबसन में भी एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ भी रिलीज होती है, बट दोनों जगह जो फ्यूल होगा वो डिफरेंट होगा। कंबसन में जो फ्यूल होगा वो कुछ भी हो सकता है, रेस्पिरेशन में ऑलवेज ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है। क्लियर। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो कंबसन होता है वो एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, वो एक केमिकल रिएक्शन है जो विदाउट एंजाइम्स होता है और अनकंट्रोल्ड होता है। जो कंबसन होता है वो एक केमिकल रिएक्शन है जो विदाउट एंजाइम होता है, आउटसाइड द सेल हो रहा है और वहां कोई कंट्रोल्ड नहीं है। मतलब
combustion is a uncontrolled chemical reaction takes place in absence of enzyme, while respiration is a highly controlled reaction and takes place inside the cell. दोनों में यही डिफरेंस है, एक सेल के बाहर हो रहा है, एक सेल के अंदर हो रहा है, एक अनकंट्रोल्ड है और एक कंट्रोल्ड है, एक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है कंबसन एंड रेस्पिरेशन में, ये डिफरेंस होता है। सो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, ये हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे और इसको हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं कि रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के जो 3 पार्ट होता है, उसका जो पहला पार्ट होगा ग्लाइकोलिसिस। वी स्टडी ग्लाइकोलिसिस इन नेक्स्ट वीडियो। और आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। थैंक यू।